आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और अब से ठीक 13.5 घंटे बाद ये जो जंग है मिडिल ईस्ट की, वो अपने निर्णायक और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। जी हां, अब से बस कुछ ही घंटे बाद जब ट्रंप ईरान में सबसे बड़ी तबाही का ऑर्डर देंगे। ट्रंप ने ईरान की बर्बादी का समय तय कर दिया है और वो अब अमेरिकी समय अनुसार रात 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इस धमकी से ईरान भी झुकने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है और अब उसने अमेरिका से सबसे बड़े अटैक से बचने का एक नया प्लान तैयार कर लिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ईरान पर दुनिया का सबसे पावरफुल बम गिराने वाले हैं, जो कि न्यूक्लियर बम नहीं है लेकिन मदर ऑफ ऑल बम है। और क्या ईरान पर यह हमला पूरी दुनिया को ऑयल एंड गैस क्राइसिस की ओर धकेल देगा? क्या ईरान चुप बैठेगा? क्या ईरान वाटर डिसैलिनेशन प्लान्स जो हैं गल्फ के, उन पर हमला करेगा और वाटर सप्लाई काट देगा, क्राइसिस क्रिएट कर देगा? ईरान किस तरह से जवाब देगा? इन सभी सवालों पर दुनिया भर से जुड़े अपने गेस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। और इस्लामाबाद अकॉर्ड, जिसकी चर्चा पाकिस्तान छाती पीट कर रहा था, आखिर उसका क्या हश्र हुआ? कहां वो डिरेल हुआ? या फिर जैसा कि पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में था, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे अपने इंटरनेशनल पैनल से, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की बर्बादी का टाइम सेट, ट्रंप कर रहे रात 8 बजे का वेट। महातबाही का काउंटडाउन जारी, ट्रंप के वार से कांपेगी दुनिया सारी। सबसे पावरफुल बम गिराने का ऐलान, ईरान का ह्यूमन शील्ड वाला प्लान। हॉर्मुज नहीं खुलने से ट्रंप हताश, बोले 4 घंटे के अंदर ईरान का कर देंगे सर्वनाश। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 38 दिन बीत चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के शहरों को सुलगा रहे हैं, तो ईरान भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर बम बरसा रहा है। लेकिन इस जंग के बीच सबकी नजर घड़ी की सुई पर टिक गई है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में महातबाही का जो टाइम सेट किया है, उसके आने में बस कुछ घंटे बचे हुए हैं। ईरान में मिसाइल अटैक हो रहे हैं, बम बरस रहे हैं और ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक भी हो रही है। लेकिन ये सब तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि चंद घंटे बाद वहां अमेरिका सबसे बड़ा प्रहार करने वाला है। तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिका ने अटैक किया, जिसके बाद शहर धुआं धुआं हो गया। ट्रंप कह रहे हैं कि वो 4 घंटे के अंदर ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे, उसके सभी पावर प्लांट नष्ट कर देंगे। ईरान के सभी ब्रिज तबाह करके रख देंगे। We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we want it. और ट्रंप सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने ईरान पर सबसे बड़े हमले की झलक भी दिखा दी है। ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले तेहरान पर भी जोरदार हमला हुआ है। हमले की वजह से तेहरान में कई जगह आग लग गई है और काला धुआं आसमान में छा गया। ईरान के शहरों में अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले शुरू हो गए हैं और इस ज्वाइंट स्ट्राइक में ईरान के एक पावर प्लांट को निशाना बनाया गया।
ये पावर प्लांट ईरान के नॉर्थ में मशाद शहर के पास है। इस हमले के बाद ईरान के सबसे बड़े हिस्से में बिजली गुल हो सकती है। मशाद प्लांट की क्षमता करीब 328 मेगावाट की है और इसके आसपास 2 और प्लांट भी मौजूद हैं, जहां से करीब 35 लाख लोगों को बिजली की सप्लाई जाती है। इजराइल ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। सोमवार रात भी खुर्रम शहर के पास आईडीएफ ने जोरदार अटैक किया। यह हमला कुत अल शेख इलाके में एक बड़े पोर्ट पर किया गया, जहां ईरान की नौसेना के लिए जहाज और सैन्य चीजें रखी जाती हैं। सौ से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों ने रात भर आईआरजीसी के ठिकानों पर बमबारी की। ये जंग शुरू होने के बाद तेहरान में ये सबसे बड़े हमलों में से एक है। इजरायल ने ईरान के अस्लुयेह में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बड़ा हमला किया, जिसके बाद वहां धमाके गूंजने लगे। ये प्लांट ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम हिस्सा माना जाता है। तभी इस प्लांट पर हमले की पुष्टि खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि आईआरजीसी के ठिकानों को पूरी तरह खत्म करने से पहले वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। היום השמדנו את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן. זאת אומרת, אנחנו מחסלים בשיטתיות את מכונת הכסף של משמרות המהפכה. אנחנו מחסלים מפעלים, אנחנו מחסלים פעילים, וכן, אנחנו ממשיכים לחסל בכירים. איראן היא לא אותה איראן, היא כבר לא אותה איראן. ישראל היא לא אותה ישראל. ישראל חזקה מאי פעם, ומשטר הטרור באיראן חלש מאי פעם. लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने ट्रंप के 45 दिनों के सीज फायर वाले प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने 2 टूक कहा है कि वो इस युद्ध का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। और जब तक उसे इस बात की गारंटी नहीं मिलती अमेरिका और इजरायल उसके ऊपर भविष्य में कोई हमला नहीं करेंगे, तब तक वो भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन ईरान के रवैये से ट्रंप बुरी तरह बौखला गए हैं। अब उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। इसीलिए डेडलाइन खत्म होने से पहले उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि उनके पास ईरान पर सबसे बड़े अटैक का प्लान तैयार है। We have regime change, but we didn't do this for regime change. We did it for the fact, and my view is very simple. I saw somebody said, "Oh, he doesn't have a plan. I have the best plan of all, but I'm not going to tell you what my plan is." You know, they want me to say, "Here's my plan. We're going to attack at 9:47 in the morning, and then we're going to do this, and then we're going to." And if you don't do that, they say, "I have a plan." These people know what the plan is. Everybody here knows what the plan is. ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह करने की योजना बना ली है, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने ह्यूमन शील्ड वाला प्लान लागू कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के सभी पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दी है। खबर है कि ईरानी युवा अपने ऊर्जा केंद्रों के चारों तरफ मानव श्रृंखला बना रहे हैं। खबर के मुताबिक ईरानी सरकारी टेलीविजन पर वीडियो जारी करके इसकी अपील की गई है। सभी युवाओं, एथलीट्स, आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है। ईरान के सभी प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाने का आह्वान किया गया है। लेकिन ईरान सिर्फ इस ह्यूमन शील्ड के भरोसे नहीं बैठा है, बल्कि वो अमेरिका और इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। इराक के इरबिल में ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को ड्रोन से दहला दिया। ईरान ने इराक के इरबिल शहर को निशाना बनाया तो अमेरिकी बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। ईरान ने इरबिल में ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किया, जिसके बाद शहर में सायरन गूंज उठे। ईरान ने बगदाद में भी एक बार फिर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इराक की राजधानी में मौजूद विक्टोरिया बेस पर ईरान ने बारूदी ड्रोन से हमला किया। इराक के इरबिल इलाके में भी देर रात ड्रोन से हमले किए गए। ये हमले ईरान के खिलाफ खड़े कुर्द विरोधी समूहों के ठिकानों पर किए गए। इसके साथ ही ईरान ने दुहोक में तेल रिफाइनरी को भी टारगेट किया। तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद
वहां बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं। तो क्या आज की रात ईरान के लिए तबाही की रात होने वाली है? ट्रंप वाकई में इस बार फाइनल डेडलाइन पर स्टिक टू रहेंगे, और अगर रहेंगे तो ईरान को क्या, जैसा वो बार बार दोहरा रहे थे कि एक रात में तबाह बर्बाद कर देंगे, स्टोनेज में ले जाएंगे, ऐसी ही भयानक तबाही लेकर आएंगे? और ईरान का जो ह्यूमन शील्ड वाला, मानव श्रृंखला बनाने वाला जो प्लान है, क्या वो कारगर होगा? क्या वो ट्रंप को रोक पाएगा? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास पैनल अक्रॉस द वर्ल्ड से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ हिंदुस्तान से। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ इंडिया से जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ पाकिस्तान से लाइव हैं। घायूर मौलाई, रिसर्च स्कॉलर हैं ईरान से, हमारे साथ। अखिल पाराशर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चीन से हमारे साथ लाइव। सबसे पहले तो आरजू आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि इस्लामाबाद अकॉर्ड के बड़े चर्चे थे पूरी दुनिया भर में। कहां डिरेल हुआ, कैसे डिरेल हुआ कि आज की रात कयामत की रात साबित होने वाली है ईरान पर? आरजू आप अनम्यूट कर लें शायद। जी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सिर्फ जो है वो कोशिश कर रहा था कि मीटिंग करवा सके, लोगों के डायलॉग हो सके, वरना हरगिज ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से कोई वॉर रुक जाएगी, हमारे कहने से लोग लड़ना बंद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, अब नहीं हो पाया। और उसमें भी जाहिर है कि इजराइल की तरफ से कोई नहीं था। जो बताया जा रहा था कि जी अमेरिका से लोग होंगे और ईरान से लोग होंगे, तो उसमें इजराइल का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था, जिसके साथ असल में लड़ाई चल रही है। तो मैं पाकिस्तान का इसमें फेलियर नहीं समझती। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की और वो नहीं हो पाई, बात वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम कोशिश की कि ये लोग डायलॉग के ऊपर आ जाएं, क्योंकि जाहिर है कि ये 3 लोग नहीं लड़ रहे, ये 3 कंट्रीज जो हैं उनके क्लैशेस नहीं है, उसके साथ कई दूसरे कंट्रीज भी हैं जो कि इस वक्त अफेक्टेड हो रहे हैं और उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। आरजू, ऐसी कोशिश नहीं थी जैसे एक तरफा प्यार होता है, कि मतलब आप कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, पूरा बता रहे हैं, रात रात भर आपके फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सोए नहीं हैं, इतने फोन कॉल खड़का रहे हैं। भाई ये कैसी कोशिश है जिसमें दूसरी पार्टी है ही नहीं, उसका नामो निशान ही नहीं है? ये तो वन साइडेड लव हो गया। नहीं, जो पूरी रात बातचीत चल रही थी तो वो अपने आप से तो बातें नहीं कर रहे होंगे, वो यकीनन दूसरी तरफ कोई होगा जिससे बात की जा रही होगी। तो उस पे यकीनन यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि पूरी रात बात चलती रही। और ईरान की तरफ से तो 1-2 बार कहा भी गया है कि पाकिस्तान आने में उन्हें कोई इशू नहीं है, ये भी कहा गया ईरान के लीडर्स की तरफ से। लेकिन जाहिर है कि उसमें इजराइल शामिल नहीं है, उसमें अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। चलिए, तो ये कोशिश पाकिस्तान ने अपनी इमेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद को एक पीस टॉकर दिखाने की थी, या फिर वाकई में कुछ ग्राउंड पर पक भी रहा था? फिलहाल अब नतीजा जो है वो 0 है, तो इसीलिए 0 ही पाकिस्तान के क्रेडिट में फिलहाल जाता हुआ दिख रहा है। घायूर मौलाई साहब, रिसर्च स्कॉलर है, ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घायूर साहब, ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि आज की रात फाइनल डेडलाइन है, ये डेडलाइन बढ़ाने भी नहीं वाले हैं। 13.5 घंटे बाद ईरान का नामो निशान नहीं बचने वाला है। आपके हुक्मरानों को जानवर कहा है, ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? क्या चल रहा है वहां? सबसे पहले तो शुक्रिया दावत देने के लिए, आदाब अपने तमाम दर्शकों की खिदमत में, नमस्कार और जय हिंद। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप का खुद क्या एतबार है, ट्रंप की बात को कितना महत्व दिया जाता है, ये खुद अमेरिकी बुद्धिजीवी वर्ग भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मैं उदाहरण के तौर पर सिर्फ इतना कहता चलूं कि जब भी ट्रंप की तरफ से कोई बयानबाजी होती है तो अमेरिका का बुद्धिजीवी वर्ग भी ये कहता हुआ नजर आता है कि ठहरो, पहले हम अभी ईरान का ऑफिशियली बयान देख लें, फिर उसके बाद अंदाजा लगाएंगे कि ट्रंप किस हद तक सच बोल रहा है और किस हद तक झूठ बोल रहा है। यानी ट्रंप का खुद मेयार, ट्रंप की सच्चाई या ट्रंप किस व्यक्तित्व का आदमी है, ये बात दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप कम से कम 30,000 से ज्यादा झूठ बोल चुका है। ये द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी। हुर्मुज जल डमरू को लेकर भी ट्रंप ने हाल ही में जो बयान दिए हैं वो बयान लगातार बदलते रहे हैं। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर हुर्मुज को खोलो वरना हम तबाही मचा देंगे। फिर उसके बाद कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर हुर्मुज को खोलो। उसके बाद फिर बयान बदलकर कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर हुर्मुज को खोलो। फिर बयान बदलकर कहता है कि अगर 48 घंटे में आपने हुर्मुज को ना खोला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। अब फिर आकर ट्रंप की जबान इस हद तक गिर गई है कि यहां बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप आकर ईरानी शासकों को या ईरानी लोगों को हैवान और जानवर कह रहा है। ये ट्रंप की जबान है।
असल में हैवान, जानवर और कहा जाए पस्त और जलील आदमी कौन है, इस बात को दुनिया भली भांति जान सकती है। एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ इंसान आकर ईरान के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किन अल्फाज में बातचीत कर रहा है, क्या जबान यूज कर रहा है, इस जबान को देखते हुए ये बात समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि जानवर कौन है, हैवान कौन है, पस्त कौन है और असभ्य कौन है। रही बात ट्रंप की धमकियों की, देखिए एक बात मैं शुरू से कहता रहा हूं, ट्रंप कहीं ना कहीं एपिस्टीन गैंग के इशारों पर नाच रहा है। दुनिया ट्रंप के दावों पर, ट्रंप की धमकियों पर गुम है, लेकिन अभी तक किसी की असल तवज्जो या कहा जाए लोगों का जहन इसराइल की तरफ नहीं पलट रहा है। इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में क्या घिनौना खेल खेल रहा है। ट्रंप को चलिए सर, सामने मान लिया लाकर मैंने आपकी इसराइल बात। में शेर आया, पूरे शेर आया, इलाके में जो आपको बर्बरता- शेर से अब डर नहीं लगता? आपकी एम्बेसीज जिस अंदाज में ट्रंप के बयानों का मखौल उड़ाते हुए बड़े ही विटी अंदाज में, कम से कम हम अगर हम कहें सोशल मीडिया वॉर में तो एज और एडवांटेज लेती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान में तबाही नहीं हो रही है? मिसाइलों के जो केमिकल जो जरूरत होती जंग है, जी जी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। जी, हम जंग है। हाँ, आपके पास आते हैं, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मेजर जनरल भाटिया साहब, शेर आया, शेर आया, अब ट्रंप के ऊपर किसी को यकीन ही नहीं है। जब सच में शेर आने के लिए तैयार खड़ा है, ईरान कह रहा है हमें कोई डर वर नहीं लगता। ईरान ओवर कॉन्फिडेंट है या वाकई में ट्रंप एक और फुस वाली डेडलाइन दे रहे हैं? थैंक यू बिलाल। पहली बात तो ट्रंप ने 5 बार ये डेडलाइन बढ़ाई है, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी काफी हद तक कम हो गई है। दूसरे, जितनी अब वॉर आगे बढ़ेगी तो उनके ऑप्शंस लिमिटेड होंगे, और आपने देखा होगा कि ट्रंप के बयानात छोड़ दें, बट जो अमेरिका से और ईरान से खास करके जो नए जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी नरमी दोनों तरफ से दिख रही है। वो अब ये नहीं बोल रहे कि यूएसए अपनी बेसेस यहां से हटाए, वो ये नहीं बोल रहे कि हमारे प्रॉक्सीज को सेफगार्ड किया जाए, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की इंडिपेंडेंस के लिए भी बात नहीं कर रहे। वो ये बात कर रहे हैं कि हम टेम्परेरी सीज फायर पे नहीं जाएंगे, परमानेंट इसका इलाज हो। वो ये बात कर रहे हैं कि होर्मुज का जो खुलना है वो परमानेंट सीज फायर के बाद ही इसको डिसाइड करेंगे, और वो ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये इसकी हमको गारंटी दे कि ये दोबारा नहीं होगी, इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। आपने ये देखा कि ये जो पहले उनके जो बयानात थे और जो पहले उनके जो इस तरह के जो बोथ क्लॉजेस थे उसमें काफी नरमी आई है और काफी लॉजिकल भी है ये। तो ये भी पूरे वर्ल्ड को पता चल गया है कि ईरान प्रेशर में या किसी किस्म की डेडलाइन में नहीं आ रहा है, और शायद आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो है स्टेट ऑफ होर्मुज। तो पहल जो अब करनी पड़ेगी वो ट्रंप को, उनके एडवाइजर्स को सुन के और इजराइल को करनी पड़ेगी कि अगर वो शांति विराम की घोषणा करते हैं तो ये बात आगे बढ़ सकती है। ईरान ना तो टर्की की सुनेगा, ईरान ना सुनेगा पाकिस्तान की, ना इजिप्ट की। ईरान अगर अभी के समय में किसी की सुनेगा तो वो है चाइना की या रशिया की, या मैं तीसरा सोचता हूं कि वो भारत की सुन सकता है, क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट देखा है। आप ये देखें कि जो ट्रंप कार्ड अब हो गया है वो होर्मुज का खुलना ना खुलने के ऊपर डिपेंड करती है ये लड़ाई। पिछले 3 दिनों में 10 से 11 शिप्स रोज निकली हैं यहां से, जबकि 136 से 140 शिप्स यहां से रोज निकलती थी। तो ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो डोमेस्टिक प्रेशर है ट्रंप के ऊपर अमेरिका में, वो भी बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह की सिविलियन कैजुअलिटीज अभी लेकिन हो ट्रंप रही हैं किसी तरह के डोमेस्टिक प्रेशर का या अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी, आलोचनाओं या अपने खिलाफ जो नो किंग प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसका कुछ उन पे असर पड़ रहा हो? प्रोफेसर अमिताभ, ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता है? ट्रंप के बयान और ज्यादा जिसे कहें निचले स्तर के हो रहे हैं। डिप्लोमेसी में जिन शब्दों का प्रयोग मैं यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं कर सकती, उस तरह के शब्द वो अपनी डिप्लोमेसी में अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ से पोस्ट करते हैं। जानवर, जहन्नुम और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है जो बोले नहीं जा सकते हैं। तो ये ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है या फिर ट्रंप ऐसे ही हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दोबारा प्रेसिडेंट बनना नहीं है, जिस उम्र में खड़े हैं खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो उनकी यही सोच, यही अप्रोच रही है। ईगोइस्टिक शख्स हैं। तो वाकई में आज जो फाइनल शब्द का इस्तेमाल किया है तो फाइनल असॉल्ट होने जा रहा है क्या ईरान पे? देखिए, अमेरिका थॉमस जेफरसन का, जॉर्ज वॉशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का
और कई तमाम बड़े बड़े स्टेट्समैन का एक कंट्री रहा है और बहुत सीखा है दुनिया ने अमेरिका से। और जिस नादिर पे इस समय अमेरिका आ गया है और खासकर ट्रम्प साहब को देखकर उसको लगता है उससे अब उबरना ही है अमेरिका को। ट्रम्प साहब उभरे या ना उभरे, अमेरिका उभरेगा ही। लेकिन ट्रम्प साहब के जितने थ्रेटनिंग हैं, जितने उनके उकसावे हैं, उनको मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूं, क्योंकि ये आप यूं कहें कि जिन्होंने जो भी 5 डेडलाइन बढ़ाई हो, अब तक उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ईरान पर वो अटैक करेंगे इजराइल के साथ मिलके, और वो भीषण अटैक करेंगे। तो मुझे वो कयामत का सीन भी नजर आता है कई बार, और मैं भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ईरान की जो दुर्दशा अब तक हुई है वो क्या कम है जो आगे और कर देंगे। हाँ, ये है कि सिविलियन और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आम लोगों को तबाही हो वो करेंगे, और वो पूरी तरह से जेनेवा कन्वेंशन का और तमाम जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं उनका वायलेशन करेंगे। ईरान ने तो क्लियर कर दिया है कि 2017 से लेकर अब तक ट्रम्प साहब कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। जिस तरह से आप कर रहे हैं कि तबाही की रात आ जाने ही वाली है, वैसी ही खबरें यहाँ पर आ रही हैं। खर्ग आइलैंड पर कई हमले हुए हैं। आपको बता दें, हमले के बाद खर्ग आइलैंड पर कई धमाकों की खबर है, और ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। यानी कि ट्रंप का जो प्लान था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलोगे तो हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे, तो क्या ये हमले अमेरिका और इजराइल ने खर्ग आइलैंड को टारगेट करते हुए करने शुरू कर दिए हैं? ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो कयामत की रात का जो डेडलाइन है वो 8 बजे का था, उसमें अभी लगभग 13 घंटे का वक्त बाकी है। लेकिन खर्ग पर ये जो हमले हैं, हमारे साथ ईरान से रिसर्च स्कॉलर इस वक्त घायूर साहब जुड़े हुए हैं। घायूर साहब, खर्ग आइलैंड पर हमले की खबर तो अभी से आने लग गई है। आप कह रहे थे कि डेडलाइन में दमखम नहीं है। उससे पहले एक केमिकल फैक्ट्री पर हमला किया है, उसकी भी जो मिसाइलों में यूज होता है प्रोडक्ट, उसकी फैक्ट्री को भी तबाह बर्बाद किया है। उसकी तस्वीरें भी रिलीज हुई थी। देखिए, हमले लगातार जारी हैं। ऐसी बात नहीं है कि डेडलाइन से पहले हमले नहीं हो रहे थे। हमले शुरू से ही लगातार जारी हैं। हद यह है कि जिस वक्त सीज फायर की बात होती है उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से हमले होते रहे हैं। और सिर्फ हमले ईरान पर ही नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार है। अमेरिका के इलाके में सारे ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई हो रही है। खुद इसराइल में ईरान की जवाबी कार्रवाई हो रही है, और ईरान की तरफ से ऑफिशियली तौर पर कह भी दिया गया है। देखिए, एक बहुत अहम बात जो IRGC की तरफ से कही गई है वो ये है कि अगर ट्रंप अपनी मूर्खता को आगे बढ़ाते हुए ईरान पर हमले करते हैं, यानी अपनी डेडलाइन पर अमल भी करते हैं, तो ईरान भी अब इस युद्ध में थोड़ा और सख्ती से वारिद होगा। और एक जुमला जो बहुत अहम कहा, एक अहम पॉइंट जो ईरान ने कहा वो ये है कि हो सकता है कि हमारे हमले मुकाबला बेमिसल यहाँ कहते हैं, यानी आंख के बदले आंख, सर के बदले सर। अभी तक ईरान बहुत रियायत के साथ चल रहा था। अगर ईरान की यूनिवर्सिटीज पर हमले हो रहे थे तो ईरान ने पलटकर यूनिवर्सिटी पर हमले नहीं किए। अगर ईरान में रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे थे तो ईरान ने पलटकर रिहायशी इमारतों पर हमले नहीं किए। ईरान ने जंग के मैदान में भी मानवता का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अगर ट्रंप की तरफ से ऐसी जलील और रजील हरकतें होती रहीं और ईरान पर हमले किए जाते हैं, पर नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया जाता है, तो ईरान इस अगर आप क्षेत्र इतने से कॉन्फिडेंट हैं तो ये ह्यूमन शील्ड और ह्यूमन चेन बनाने के लिए अपील क्यों जारी की जा रही है, वो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन आरजू, आप पूरी चर्चा को सुन रही हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको समझ में आ रहा है? ईरान के पास क्या वाकई में जब अमेरिका अपना मदर ऑफ ऑल बम लेकर आएगा, जब अपना पूरा साजो सामान लेकर आएगा, ट्रंप कह रहे हैं एक रात तो बहुत लंबी होगी, 4 घंटे में वो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, इतनी ताकत है। और इस पर कोई डाउट नहीं अमेरिका की इस ताकत पर, उनकी कैपेबिलिटीज पर। तो ऐसे में ईरान वेट एंड वॉच करेगा क्या इस 13 घंटे? उसके पास कुछ बचेगा रिटेलिएट करने के लिए, सर के बदले सर और आंख के बदले आंख करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर चाहे जितने मर्जी अमेरिका अटैक कर ले, जितना मर्जी डैमेजेस कर दे, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान, जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका की बात नहीं मानेगा, और अगर बात मानी भी तो उनकी अपनी भी जो कंडीशंस उन्होंने रखी हैं या जो रखी जाएंगी आगे, उसी के ऊपर बात होगी। इसलिए कि ईरान बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तरह या गल्फ कंट्रीज की तरह पहले दिन से नहीं है।
अगर कोई और गल्फ कंट्री होती, कोई और इस्लामिक नेशन होती, तो शायद बहुत पहले ट्रम्प की बात मान ली गई होती। लेकिन ईरान ने शुरू से ऐसा नहीं किया है और अब तो वो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। ठीक है, अमेरिका के सामने बहुत कमजोर हैं, बहुत छोटी कंट्री है, नहीं कर पाएंगे कुछ, लेकिन बहरहाल उनको जितना भी वो रिस्पॉन्स कर पाए वो तो वो करेंगे, और उसमें वो बिल्कुल अभी भी वो ना बात को सुन रहे हैं ना मान रहे हैं। और ऐसे में ट्रम्प को अपनी एक तरह से फेस सेविंग चाहिए, ईरान को नहीं। ईरान को फेस सेविंग की जरूरत नहीं, ईरान ने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। फेस सेविंग इस वक्त अमेरिका या ट्रम्प ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। अगर किसी ने उनको ना रोका तो ये तबाही अगर उन्होंने ईरान में की तो वो सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो भी उसमें शामिल होंगी और उनको भी बहुत डैमेजेस आएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है किसी ना किसी तरीके से, चाहे चाइना बीच में आए चाहे भारत आए, किसी को रोकना चाहिए ट्रम्प को, क्योंकि ये सब कुछ गलत हो रहा है। ठीक है घायर साहब, कोई बातचीत चल रही है यहाँ पर किसी भी तरह की, कोई वहां पर मीडिया में किसी तरह की खबरें कि आप लोग भी कुछ बातचीत की बात कर रहे हो कि ठीक है आप लोग खड़े हैं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं अपने स्वाभिमान के लिए, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना, ईरान का अस्तित्व बचा रहना भी बहुत जरूरी है अगर हमला करना है, मुखालफत करनी है। ट्रम्प तो कह रहे हैं 4 घंटे में बर्बाद कर देंगे। मैं आपको क्लियर बता दूं, इस कौम का एक मामला में क्लियर बता दूं, ये कौम पहले से ही ऐलान करती रही है कि हमें इज्जत के साथ मौत स्वीकार है लेकिन जिल्लत के साथ जिंदगी नहीं। अगर हमें ये कहा जाए कि हम जिल्लत के साथ जिंदा रहें या करेंगे, क्या चूज करेंगे, तो ऐलान साफ है कि हमें इज्जत के साथ मौत चाहिए, जिल्लत के साथ जिंदगी नहीं। तो गाइड साहब, वो जो खबरें आ रही हैं कि बाकायदा आपके जनरल्स ने टीवी पर आकर ये रिक्वेस्ट किया है युवाओं से, बच्चों से कि आज रात आप लोग ह्यूमन शील्ड बना के अपने जो तमाम इंस्टॉलेशन है, पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी प्लांट्स हैं, वहां पर खड़े हो जाइए ताकि ट्रम्प कम से कम वॉर क्राइम ना करें। बच्चों की आड़ में, ह्यूमन शील्ड की आड़ में आप बचाना चाहते हैं खुद को? नहीं, ट्रम्प वॉर क्राइम ना करे। एक मिनट मौका दीजिए। संदेश ये नहीं है कि हम ह्यूमन शील्ड या मानव चैन बनाकर बचना चाहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं दुनिया को झंझोड़ना है, दुनिया को जगाना है कि ट्रम्प के असल चेहरे को देख लिया जाए। बात रहे ईरानी जनता की, ईरानी जनता जंग के पहले दिन से ही मैदान में है, सड़कों पर है। लाखों लाखों का हुजूम शहर के हर चौराहे पर, हर मेन रोड पर रहता है। अगर अमेरिका को हमला करना होता या ईरानी लोगों को अपनी जान की परवाह होती तो ये घरों में आने के बजाय इसराइल या दूसरी जगह की तरह ही जाकर बंकरों में कहीं छुपते, शेल्टर होम्स में जाकर छुपते। ये जनता तो पहले दिन से ही सड़कों पर है, और ये ह्यूमन चेन बनाकर पावर प्लांट को घेरने की जो एक बात हो रही है वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि अब भी मौका है विश्व समुदाय जागे और दुनिया को ट्रम्प जैसे अहमकों से निजात दिलाए। चलिए, बिल्कुल आपके जो ट्विटर हैंडल है वो बाकायदा कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प के खिलाफ आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कई धाराएं उनका प्रयोग कीजिए, उन्हें हटाइए। यहाँ पर आरजू, लग रहा है आपको कि ट्रम्प किसी भी तरह से यहाँ झुकेंगे, या फिर भाई ठीक है उस शख्स के पास खोने के लिए क्या है, फजीहत जितनी होनी थी वो हो चुकी है पहले से। आप उन्हें अक्यूज कीजिए वॉर क्राइम का, अनएथिकल प्रैक्टिस का, वो कहते हैं मेरी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों की बुराई करने से नहीं बख्शते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी चीज से, सिर्फ अपनी जीत के अलावा किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आज रुकेगा? देखिए, ट्रम्प के बारे में कि ट्रम्प क्या करेंगे ये तो शायद ट्रम्प खुद भी नहीं बता पाएंगे आपको। अगर आप ट्रम्प से भी पूछें तो उनको भी नहीं मालूम कि वो कुछ देर के बाद क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या फैसला करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आप दूसरे पैनलिस्ट के साथ बात कर रही थी तो मैं टीवी की तरफ देख रही थी अपने, तो वहां पर जो न्यूज़ चल रही है वो ये कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी हैं, पार्लियामेंट के साथ भी अक्सर देखे जाते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो ईरान को अपील कर रहे हैं कि वो गल्फ कंट्रीज पर अटैक ना करें। मतलब ईरान ने हमारी सुननी है क्या? लेकिन बहरहाल हम अपनी तरफ से ये इस किस्म की बातें भी हमारे यहाँ चल रही हैं कि वो बताया जा रहा है टीवी पे मुसलसल के जी पाकिस्तान अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि गल्फ कंट्रीज पर ईरान अटैक ना करे। तो बीच में वो जो मीटिंग हो रही थी, वो जो 1-1 घंटे फोन पे बात हो रही थी या रात भर बात हो रही थी, वो बात कहीं मुझे लग रहा है गायब हो गई है। और अब ये जो है वो मिन्नतें करने के ऊपर आ गए कि ईरान को, ताकि गल्फ कंट्रीज, जाहिर है कि अगर उन पर अटैक हुआ तो उनका नुकसान हमें भी होगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे कुवैत, कतर हो, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उससे भी बचना चाह रहा है। लेकिन आरजू, पाकिस्तान में कुछ एक अलग ही हवा बह रही है। कभी वो कलकत्ता तक आने की धमकी दे रहे हैं, तो कभी वो सऊदी अरब को बता रहे हैं कि भाई आपसे कर्ज लेकर हमने आप पे एहसान किया है, आप जानते नहीं है हमने क्या कर दिखाया है। मतलब पाकिस्तानी कुछ अलग ही फ्लो में चल रहे हैं आजकल, क्या हो गया?
नहीं, देखिए आप लोगों ने भी तो हमें बिजी कर रखा है ना। एक तो पहले ही ईरान और इजराइल यूएस की वॉर चल रही है, ऊपर से राजनाथ सिंह साहब उठ के कुछ भी कह देते हैं, कभी कह देते हैं तोड़ देंगे, कभी कहते हैं कि फिर से जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आप लोग भी थोड़ा सा स्टेटमेंट अभी रख लें, बाद में काम आएंगे। अभी हमें फिलहाल ईरान के साथ ही थोड़ा सा कुछ सेटलमेंट करने दें। हाँ, कहीं नौबत ना आ जाए सऊदी का साथ देने की और ईरान की मिसाइलें जो है सऊदी की तरफ जाएं साथ में पाकिस्तान ना जाएं, ये भी एक टेंशन आए। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आपको ये डेडलाइन जो है फाइनल असॉल्ट वाली कितनी रियलिस्टिक लग रही है, या फिर लग रहा है अभी अखिल पराशर पे हमारे साथ चीन के साथ जुड़ेंगे, चीन से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी पूछेंगे कि भाई क्या चीन किसी तरह का कोई इंटरवेंशन कर सकता है? क्योंकि अभी अगर ईरान को कोई समझा बुझा सकता है तो उसमें सबसे बड़ा कंटेंडर चीन है, क्योंकि वही तो ईरान को सब कुछ सप्लाई कर रहा है, चीन और रूस। मुझे अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है चीन क्यों नहीं आया है, क्योंकि चीन ने पहले सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई थी, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। चीन बहुत बड़ा बायर है ईरान से ऑयल का, चीन बहुत बड़ा सप्लायर है उनको, जितने डेली नेसेसिटीज हैं उनका। तो चीन अब तक क्यों नहीं आया है? लेकिन चीन की भी ये स्ट्रैटेजिक, मैं कहूँ यूनिलैटरल, वो शांत है। वो इसलिए कि को जानते हैं कि यहाँ पे अभी तबाही बर्बादी होने वाली है, और वो उस बीच नहीं आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो पार्टी ना बन जाए उसके। कई बार ये होता है मीडिएशन में भी, आपने देखा है कतर पर बॉम्बिंग कर दिया इसराइल ने, जबकि कतर मीडिएट कर रहा था। ओमान पर बॉम्बिंग कर भी शुरुआत में ईरान ने, कहीं वैसा कुछ चीन के साथ ना हो जाए। लेकिन चीन का, हालांकि बॉम्बिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन चीन को कहीं पार्टी ना बन जाए, इसकी भी डर है। बिल्कुल। लेकिन और यहाँ पर चीन ये भी जानता है ना सर कि अमेरिका का अगर एक वेस्टेड इंटरेस्ट ये भी था, अगर एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि चीन की जो पूरी एनर्जी लाइन है उसको चोक करना हॉर्मुज के रास्ते, सिर्फ ईरान को काबू में लाना या वहां पे रिजीम चेंज करना है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना, इतना भर इच्छा नहीं थी अमेरिका की। चीन को भी वो उसकी उभरती अर्थव्यवस्था को भी टारगेट करना चाहता था। मेजर जनरल भाटिया, अब जरा आपसे समझेंगे कि यहां पर जो अमेरिका है, अगर वाकई में वो अपनी पर आ जाता है, क्योंकि आप मिलिट्री माइट अमेरिका की जानते समझते हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, कितना वक्त लगेगा अमेरिका को बिना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किए हुए अपने मदर ऑफ बम्स और तमाम हथियारों के साथ ईरान को घुटनों पर लाने के लिए, जैसा कि वो आज कह रहे हैं कि लाके रहेंगे? तो ईरान घुटनों पे एयर पावर से नहीं आ सकता। उसके लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने पड़ेंगे, और बूट्स ऑन ग्राउंड भी एक साइजेबल नंबर से उतारने पड़ेंगे। 5,000 10,000 बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने से नहीं होगा। मतलब तो सर आपको रोक आइलैंड रही को हूं, जैसे कि एक आम आदमी की तरफ से समझें कि आज ट्रंप लेके ऐसा नहीं है कि तमाम पावर प्लांट पर बॉम्बिंग कर दें तो ईरान खत्म हो जाएगा, तमाम उनके एनर्जी रिसोर्स को बंद कर दें, ये भी ना देखें कि वहां सिविलियन ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं, तमाम वॉर एथिक्स को साइडलाइन कर दें, अपने जो बिग बम्स हैं उनको लेकर आए और ईरान पर वो बॉम्बार्डमेंट करें, ईरान को खत्म कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा छोटी कंट्री के साथ भी नहीं हो सकता। ये ऐसा क्यूबा के साथ भी करना बहुत मुश्किल है। ये क्योंकि जो लीडरशिप जो वेनेजुएला में हुआ, वो एक बड़ा देश है जरूर, लेकिन वो कैपिचुलेट कर गया, और उसकी जो दूसरी सेकंड स्ट्रांग लीडरशिप थी या वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने संधि कर ली यूएस के साथ। तो इस तरह का यहाँ पर नहीं हो रहा, इसीलिए वो रिजीम चेंज करना चाह रहे थे कि एक ऐसा फ्रेंडली या कोई प्लीएबल वहां पर रिजीम आ जाए जो हमारी बात माने। तो ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा। तो इसमें अभी ट्रंप जो है कैच 22 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने के ये नहीं कि वो तेहरान पे कब्जा कर सकते हैं। कोई तेहरान छोटी सी जगह है, जब आप तेहरान पे कब्जा कर लेंगे तो खर्क आइलैंड जो 4 किलोमीटर चौड़ा है और 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर लंबा है, उस पे कब्जा किया जा सकता है, पर उस पे भी इंडेफिनेटली नहीं कब्जा किया जा सकता। इफ्शान या किसी जगह अगर ने यूरेनियम लेना है, तो जिस तरह के अपने उन्होंने पायलट्स निकाले थे, उस तरह का इन एंड आउट वाला ऑपरेशन हो सकता है बूट्स ऑन ग्राउंड से। तो इसमें निर्णायक लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, ये होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप उस तरफ जाते हैं जहां बूट्स ऑन ग्राउंड, फिर तो इसका अंत नजर नहीं आएगा। ये यूक्रेन रशिया वॉर से भी लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें चाइना की बैकिंग है, रशिया की बैकिंग है। इसका इलाज यही है कि जितना शॉर्ट, जितना स्विफ्ट हो जाए, उतना दोनों पार्टीज को जल्दी समझना पड़े। ठीक है, ट्रंप की डेडलाइन के बाद वो आर पार के युद्ध के मूड में हैं कि अगर अब से लगभग आप मान लीजिए सुबह 5:30 बजे का वक्त है हिंदुस्तान के मुताबिक, और ट्रंप के अमेरिकन टाइम के मुताबिक 8 बजे का वक्त है, 13 घंटे का वक्त उसमें बचा है, 12.5-13 घंटे का। तो अगर तब तक ईरान किसी मीडिएशन टॉक पर नहीं आया तो वो कह रहे हैं कि वो डेडली हमले करेंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ईरान खुद कैसे रिटेलिएट करेगा?
क्या वो अपने ऊपर हमलों का इंतजार करेगा और उसके बाद जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी तब वो कितना हमला करने में सक्षम रहेगा, या फिर एंटीसिपेशन में वो गल्फ कंट्रीज के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाकर उन्हें चोक करने की कोशिश करेगा? गयूर साहब, जाहिर सी बात है ईरान ने भी कोई स्ट्रेटेजी तैयार की होगी ना। अमेरिका के बम के सामने ईरान की मिसाइलें टिके, ऐसा नहीं है। ये तो प्रैक्टिकलिटी पूरी दुनिया जानती है। ये कहना कि ईरान की सैन्य क्षमताएं खत्म कर दी जाएंगी, इस वक्त ईरान रेडी जवाबी कार्रवाई करेगा, इस बात के लिए मैं सिर्फ ही दिन से ये दावे लगातार आते रहे कि हमने ईरान की सेना को तबाह कर दिया, हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, हमने ईरान में रिजीम चेंज कर दी। हद यह है कि ट्रंप की तरफ से ये तक के कहा गया कि मुझको ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर किया गया था, या अगर ईरान में अगली बार किसी सुप्रीम लीडर का चुनाव हो तो हमें भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये बातें करना कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म कर दिया जाएगा, मिलिट्री पावर को खत्म कर दिया जाएगा, ये कहा जाए दीवाने के ख्वाब हैं। ईरान कोई एक छोटा सा मुल्क नहीं है, कोई किसी एक शख्स पर डिपेंड मुल्क नहीं है, या किसी एक सिस्टम के एक दो चेहरे पर डिपेंड मुल्क नहीं है। यहाँ आपने देखा कि बड़े बड़े चेहरे, सुप्रीम लीडर से लेकर आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख तक, और बड़े बड़े कमांडर्स मार दिए गए, लेकिन ईरान आज भी पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ मैदान में डटा हुआ है। और जब जब अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से यह दावा किया जाता है कि हमने ईरान को घुटने पर ला दिया, उसी वक्त ईरान का पलटवार पूरी दुनिया को यह बता देने के लिए काफी होता है कि ट्रंप के जो दावे हैं वो सिर्फ दावे हैं। ईरान कहीं सिर्फ एक सेंट्रल कमांड में सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि खुद कहा जा रहा है, दुश्मन खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें एक ईरान का नहीं बल्कि 31 ईरान का सामना करना पड़ रहा है। ये आलम तब है जब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अपनी सैन्य क्षमता का 30% भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। तो ईरान क्या है, इसे समझने में ट्रंप ने, उनके साथियों ने और उस पूरे गुट ने बहुत बड़ी भूल की है। बेहतर यह है कि इस भूल को जितनी जल्दी सुधार लिया जाए उतना बेहतर है। ईरान की जो मांगे हैं उन मांगों को तस्लीम करना पड़ेगा, तभी इस संकट से निकला जा सकता है। चलिए, आरजू मुस्कुरा रही थी। आरजू, वाकई में चलिए ठीक है, ईरान से हैं गयूर साहब और अपने मुल्क के लिए उनका ये दमखम, ये जज्बा काबिल तारीफ है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, किनारे से होकर देख रहे हैं, तो बर्ड आई व्यू हमें ज्यादा दिख सकता है। गयूर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के पास अभी 30% ही उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। भाई, बाकी की 70% कब दिखाओगे? जब पूरा ईरान खत्म हो जाएगा? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आपके सुप्रीम लीडर मारे गए, आपकी टॉप रिजीम मारी गई, आपके आईआरजीसी के तमाम टॉप नॉच लोग मारे गए हैं। एक सेकंड गयूर साहब, जरा आरजू का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आपके पास लौटूंगी। देखिए, मेरे ख्याल से तो ईरान ने अभी तक जिस तरह से रिस्पांस किया है, बिल्कुल तारीफ तो बनती है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अमेरिका ने शायद अपनी गलतियां, या जो माजी में वो गलती करते रहे हैं, उससे कुछ नहीं सीखा। और अगर सीखा होता तो यकीनन अफगानिस्तान में जो 20 साल रहे और उसके बाद वहां से अपने, वो जिसे हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, जूते छोड़ के भागना, तो उस तरह से उनको निकलना पड़ा, अपने वेपन्स छोड़ कर गए। तो उससे अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। उनको फिर लगा कि शायद एक और कंट्री जो है वहां पे रिजीम चेंज करा देंगे और उनकी मर्जी के खिलाफ वहां जाकर जो इनका दिल करेगा वैसा करेंगे। तो ईरान ने भी उनको अच्छा खासा सबक सिखाया है। अब जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कंट्री है, अमेरिका और इजराइल मिलकर जब एक छोटी कंट्री पर अटैक करेंगे तो वो उस तरह से तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं रोकना होगा, और उसमें हो सकता है कि चाइना और कई दूसरी कंट्रीज बीच में आए। रशिया भी कहा जा रहा है कि ईरान की मदद कर रहे हैं एक तरह से, तो वो लोग बीच में आएंगे। लेकिन अमेरिका शायद इस बार अपने कुछ सबक सीख ले और आइंदा इस किस्म की हरकतें ना करे। लेकिन ये जरूर है कि अब वो पहले जैसा डर, खौफ जो अमेरिका का एक हुआ करता था, वो अब शायद किसी भी कंट्री में नहीं रह गया। ठीक है प्रोफेसर मेहताब सिंह, आरजू की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस जंग ने अमेरिका को दिया कुछ नहीं है, सिर्फ खोया ही खोया है। नाटो में देशों में अपना जो दबदबा था, यूरोपियन यूनियन में जो दबदबा था, वो खोया, वो उसकी बात को मान के राजी नहीं है। ईरान जैसे मुल्क ने जैसे टक्कर की है, जिस तरह से रिटेलिएशन किया है, युद्ध जो है वो अब लगभग 40 दिन की तरफ खिंचता हुआ जा रहा है, वहां पर अपनी मिलिट्री माइट को खोया है। और ये सब कुछ हुआ है ट्रंप की सनक के चलते, इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए, युद्ध कोई भी होता है ना, उसके दो ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो है कि हारना जीतना जो बैटलफील्ड पे होता है, दूसरा होता है एक स्ट्रैटेजिक डिफीट भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रूस में, यूक्रेन रूस युद्ध में, हम सबको लग रहा था रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा, रूस उसको तुरंत तबाह कर देगा, हरा देगा। लेकिन ऐसा 1500 दिनों के बाद भी नहीं हुआ। यहां भी वही स्ट्रैटेजिक, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं स्ट्रैटेजिकली पूरी दुनिया को कि वो क्या कर सकते हैं और अब तक क्या हुआ है। इसको देखकर यही लग रहा है कि पार्टली जो है वो ईरान सक्सेसफुल रहा है अपने इस एंडेवर में कि एक्सपोज कर दे कि अमेरिका क्या चीज है।
और अमेरिका का जितना माइट है वो तबाह बर्बाद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव से गया था, रिजीम चेंज, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, वहां सत्ता परिवर्तन में उनका कोई साथ नहीं होगा, वो अपना माइट दिखाने जा रहे थे। लेकिन जो माइट वो दिख रहा है पूरी दुनिया को, उसको देख के यही लग रहा है कि पूरी तरह अमेरिका अब एक्सपोज हो गया है। इसके जितने पुराने दोस्त थे वो सब किनारे हो गए हैं, जितने नए दोस्त वो बना सकता था, जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स थे, वो उतने इफेक्टिव नहीं है। पूरी जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज पूरी तरह से इन पर डिपेंडेंट थी स्ट्रैटेजिकली और मिलिटरली, वो एक्सपोज हो गई। ईरान उन पर अटैक किए जा रहा है, हर दिन कर रहा है जी। और इस तरह से अमेरिका पूरी तरह तो एक्सपोज हो ही गया। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इजराइल है, और मैं पिनाज आपके शो में बार बार कहता हूं, बिन्यामिन नेतन्याहू सबसे बड़े फैक्टर हैं। ट्रंप साहब की जितनी भी दोस्ती थी, पुराने जितने भी लोग थे उनके, इलॉन मस्क हो या मार्जोरी टेलर ग्रीन हो, अब अगला नंबर बिन्यामिन नेतन्याहू का कब आएगा, मैं उसी का वेट कर रहा हूं पिनास की। अगर वो हो जाए तो इसका सुलह बहुत जल्दी हो जाएगा, और जितनी जल्दी अमेरिका रियलाइज कर लेगा कि ये अपना युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और इजराइल के लिए अपने लोगों को मारना, अपने रिसोर्सेज को आग में झोंकना, ये कब तक चलेगा। और अमेरिकन रियलाइज करेंगे, नहीं, अमेरिकन तो रियलाइज कर रहे हैं प्रोफेसर सिंह, लेकिन यहाँ पर मेजर जनरल भाटिया से ये सवाल लेके जाऊंगी कि अमेरिकन रियलाइज कर रहे हैं, उनके जो थिंक टैंक है वो भी रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप क्यों रियलाइज करें? अगली बार चुनाव तो लड़ना नहीं उन्हें, उम्र के जिस पड़ाव पे खड़े हैं, लग रहा है कि बस माई वे और हाईवे वाली फिलॉसफी पे चल रहे हैं, वॉर एथिक्स, क्रिटिसिज्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक ऐसा शख्स, जैसा कि आप कह रहे थे कि किसी भी कंट्री को इस तरह से आप कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर सकते, ये वो वक्त नहीं है कि आप हिरोशिमा नागासाकी की तरह से आप न्यूक्लियर बॉम्ब या मदर ऑफ ऑल बम जो है वो गिरा दें किसी मुल्क के ऊपर। लेकिन ट्रंप है वो, अब तक जो कुछ उन्होंने किया है ना, वो कभी हम सोच नहीं सकते थे कोई करेगा, कोई ऐसा बोलेगा। तो ये डेडलाइन वाकई में रियलिस्टिक भी हो सकती है भाटिया साहब? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना और रूस जो मध्यस्थता नहीं कर रहा है, वो इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजिक डिफीट बताई ना उन्होंने, वो देख रहा है कि किस तरह अमेरिका अपने आप को खुद कमजोर कर रहा है। वो उनकी नॉट ओनली वॉर फाइटिंग पोटेंशियल, बट उनकी जो स्ट्रैटेजी है उस सबको भी वो बहुत क्लोजली देख रहा है। वो परख रहा है कि कहां कहां इनकी कमजोरियां हैं, और अगली अगर शोडाउन होता है जो कि ताइवान पे हो सकता है या किसी और क्यूबा पे हो सकता है, तो उसमें क्या क्या इनकी जो खामियां देखी गई हैं उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप जो करते वही है जो उनको समझ में आता है। 30 जनरल्स या एडवाइजर्स वो अभी तक हटा चुके हैं। उन 30 के 30 ने बोला होगा कि इस लड़ाई को अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं तो इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन वो उनकी नहीं सुन रहे। तो इसलिए ट्रंप को अगर आप हटा दें तो ये कल वॉर जो है खत्म हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर तो है ही, ये ग्रे जोन वॉरफेयर की तरफ बढ़ेगी। आपने देखा अभी 3 टेररिस्ट हैं या कुछ हैं इस्तांबुल में, इजराइल एम्बेसी के पास, वहां पर अटैक हुआ है। इसी तरह असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होंगे। इसी तरह जो डाटा इज द न्यू ऑयल, जिस तरह उन्होंने, ईरान ने बोला कि मैं इन 18 एमएनसीज के ऊपर हमला करूंगा, तो डाटा केबल्स भी तो पूरी वर्ल्ड की समुद्र के नीचे पूरा का पूरा लाइन जा रहा है सर। तो ये सब अब ऐसे टारगेट्स बनेंगे जिससे कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन वो जो वॉर ऑफ एट्रिशन जो है उस तरफ ये जंग जा रही है। ये फिजिकल जो एक्टिविटीज है ये धीरे धीरे पीटर ऑफ करेंगी, ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है गयूर मलई साहब, अब तो खर्ग पे भी हमला हो रहा है, और ज्यादा एग्रेसिव हमले शुरू हो गए हैं। आपकी पेट्रोकेमिकल एक पूरी की पूरी केमिकल फैक्ट्री थी, उस पर भी हमला कर दिया है जो मिसाइल बनाने में, प्रोडक्ट्स में मदद करती थी। तो आप जैसे कह रहे हैं यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, कुछ नहीं बख्श रहा है अमेरिका, तो ईरान कब तक वेट एंड वॉच करेगा? अब आप लोग क्या करेंगे? अभी खबर आ रही है कि आपने ट्रेन बंद कर दी है, आप कह रहे हैं 30% आपने अपनी कैपेबिलिटीज यूज की हैं। भाई आपके सुप्रीम लीडर मारे गए, आपकी पूरी की पूरी कमांड चेन जो है वो कोलैप्स कर गई है, स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं बाकी की 70% ताकत दिखाने के लिए? मैंने शुरू में एक बात कही थी, ट्रंप के यहाँ कोई इंसानियत, कोई मानवता और कोई कानून, किसी कानून का कोई सम्मान और पालन नहीं है। लेकिन ईरान ने अब भी जंग के दरमियान भी मानवता का दामन नहीं छोड़ा है।
उधर से यूनिवर्सिटीज पर हमले हुए, स्कूल पर हमले हुए, रिहायशी इमारतों पर हमले हुए, लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए कभी भी रिहायशी इमारत को या किसी स्कूल को या किसी यूनिवर्सिटी को निशाना नहीं बनाया। ये साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक संदेश ये भी है मानवता है कि कि ये जो कमजोरी जंग है? हो रही है, गायब मौलवी साहब सीधे पूछ रही हूँ, ये जी, ये मानवता है कि कमजोरी कमजोरी है आपकी पूरी? ऐसा तो नहीं है कि आप हमले नहीं कर रहे हैं, जो ईरान या ताकत ही नहीं है, आप सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं? ताकत नहीं है, आप सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। ट्विटर वॉर में आप अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं, उसमें ट्रंप थोड़े पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जो ईरान तल अवीव और पूरे इलाके में अमेरिका के अड्डों को हिट कर सकता है, वो तल अवीव में जिस ठिकाने को चाहे उसे हिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो ईरान जो पूरे रीजन में अमेरिका को बोरिया बिस्तर बांधकर भागने पर मजबूर कर सकता है। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कि हमारे कम से कम 13 सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और रिमोटली कंट्रोल हो रहे हैं। क्या वो ईरान किसी स्कूल पर या किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकता था? बहुत आराम से कर सकता था। देखिए, जरूरत यह है, आज पूरी दुनिया को जरूरत यह है कि अमेरिका के मायाजाल से निकले, भ्रम से निकले, उस बात से निकले कि अमेरिका सुपर पावर है, जो चाहता है कर सकता है। वो जमाना लग गया जब अमेरिका जो चाहता था कर सकता था। अमेरिका किसी जमाने में सुपर पावर होता था, किसी जमाने में ऐसा होता था कि वो अगर इशारा भी कर दे तो बड़ी बड़ी रिजीम चेंज हो जाए, सरकारें बदल जाएं, लेकिन वो जमाना लग चुका है और आने वाला जमाना चलिए जो भाई, आएगा उसमें एक सरप्राइज की बात कुछ वक्त पहले ईरान ने भी की थी कि आज की रात दुनिया ऐसा कुछ सरप्राइज करेंगे कि दुनिया सरप्राइज हो जाएगी, वो ताकत देखेंगे। वो ताकत दिखी नहीं। अब ट्रंप एक और डेडलाइन की बात कर रहे हैं, डेडलाइन मीट होने के बाद कह रहे हैं फाइनल डेडलाइन देखूंगा आज सुबह 5:30 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक। क्या वाकई में वो डेडली अटैक दिखेगा? हम तो यही चाहते हैं कि ना दिखे, कहीं से कहीं पीस का रास्ता निकल कर आए, लेकिन निगाहें इस युद्ध पर, इस महायुद्ध पर टिकी हुई हैं। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ अपने अपने मुल्क से शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।